कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। उर्द और मूंग की वैज्ञानिक खेती पर एक जानकारी। बसंतकालीन गन्ने की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई तकनीक। दलहनी फसलों के अंतर्गत मूंग एवं उड़द का महत्वपूर्ण स्थान है। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता है वो जायद मूंग एवं उड़द की खेती कर सकते हैं। अतः किसान भाइयों, जायद मूंग एवं उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है इसकी बुवाई से लेकर कटाई तक सभी कार्य जैसे किस्मों का चुनाव, बीज की मात्रा, सिंचाई, खाद व उर्वरक प्रबंधन, पौध सुरक्षा आदि बिंदुओं में वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। तो किसान भाइयों, आप कैसे अपनाएं इन प्रबंधन कार्यों को, इसके लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जायद में उर्द एवं मूंग की उन्नत खेती। उर्द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उर्द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उर्द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। जायद में सघन पद्धतियों को अपनाते हुए सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में समय से बुआई करके मूंग एवं उड़द की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में मूंग एवं उड़द की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के विकास होने से जायद में इसकी खेती सफलतापूर्वक होने लगी है। जायद में बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है तथा शीघ्र पकने और अधिक उपज देने वाली रोधी प्रजातियों के साथ सघन पद्धतियों को अपनाकर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उर्द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उर्द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां
उड़द की प्रजातियां? बुवाई का समय। उर्द की बुवाई के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपयुक्त समय है तथा मूंग की बुवाई 15 फरवरी से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। देर से बुवाई करने पर गर्म हवा एवं वर्षा होने से फलियों में नुकसान हो सकता है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बुवाई के लिए जल्दी पकने वाली प्रजाति सम्राट अधिक उपयुक्त है। बीज की मात्रा। जायद में मूंग की 25 से 30 किलोग्राम तथा उर्द की 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उर्द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB) का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उर्द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। पीले चित्रवर्ण से सहिष्णु मूंग की प्रजातियों जैसे पंत मूंग 2, सम्राट एवं नरेंद्र मूंग 1 तथा उर्द की पंत U35 एवं नरेंद्र उर्द 1 की बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइलोडिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बसंतकालीन गन्ने की बात की जाए तो आज भी किसान भाई पुराने बीजों का चयन कर परंपरागत तरीके से ही गन्ने की बुआई कर रहे हैं, जिससे उनकी बुआई प्रक्रिया में अधिक लागत, श्रम और समय लगता है तथा समय से ना बुआई होने के कारण उनके गन्ने का ठीक प्रकार से वृद्धि एवं विकास नहीं होता।
इसलिए हमने गन्ने की उचित प्रजातियां एवं सही बुआई विधि जानकारी हेतु आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार को। पहले किसान भाइयों, जैसे हम गन्ना लगाएंगे तो गन्ने के लिए एक उपयुक्त समय बहुत महत्वपूर्ण है। लिए जो उपयुक्त समय है गन्ना लगाने का वो 15 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक है, 20 से 25 मार्च तक। इसमें ये ध्यान रखिए कि पहले आप खेतों की जुताई करें, प्लेवा कर मिट्टी पलट हल से खेतों की जुताई करें, उसमें प्लाव चलाए और प्लाव चलाने के बाद में कल्टीवेटर और हैरो करके खेत को बिल्कुल समतल कर ले। उसकी चाहे आपको लेजर लेवलिंग करानी पड़े, चाहे आप सामान्य तरीके से उसकी लेवलिंग कराए। उसके बाद जब उसमें रेजर से, क्योंकि जो है आज की डेट में अब बैलों से खेती बहुत कम हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप ट्रैक्टर ड्रोन रेजर जिससे हम लाइनें खोलते हैं उससे आप फरो ओपन करवाइए। बीज शुद्ध होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीज आप किसी भी जो है जो गन्ना विभाग की नर्सरियां है या गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर अथवा पंतनगर विश्वविद्यालय से जो बीज फार्म है वहां से भी किसान भाई जो है गन्ना उपयुक्त प्रजातियों का गन्ना ले सकते हैं। जहाँ तक प्रजाति के संबंध में बात है, उपयुक्त जो क्षेत्र के लिए अनुमोदित प्रजातियां है, जो उस भूमि दशा के लिए उपयुक्त प्रजातियां है, उनका प्रयोग करें। तो जैसे इसमें मध्यम देर से पकने वाली और अगेती प्रजातियां है गन्ने में। अब दो तरह की हम प्रजातियां प्रयोग करते हैं। तो जो अगेती प्रजातियां है, अगेती प्रजाति में किसान भाई जैसे 8436 कोसा 8436 बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति कोपंत 3220 बहुत अच्छी प्रजाति है, उसको भी किसान भाई अगेती प्रजाति के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं और इसमें 8436 के बजाय अधिक गन्ना उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा जो हमारा करनाल सेंटर है, करनाल से भी 2 प्रजातियां निकाली गई है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है। जैसे आपकी है CO 0238 और CO 0239 जो करण 4 और करण 6 के नाम से जो है लोगों के बीच में जानी जाती है। ये भी अगेती में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। और यदि हम यहाँ की बात करें तराई में, तो तराई में 0238 जो है CO 0238 वो प्रजाति बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये अगेती प्रजातियां हैं। इनके अलावा कुछ मध्य देर से पकने वाली प्रजातियों में जैसे हमारी पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति कोपंत 97 222 और कोपंत 99 214 दोनों बहुत बढ़िया, उनकी दोनों की परफॉर्मेंस है और उपज क्षमता भी बहुत बढ़िया है। इनके अलावा किसान भाई जैसे कोसा 8432 है, उस प्रजाति को भी प्रयोग कर सकते हैं। कोसा 767 आज के समय में भी चल रही है, तो वो भी अच्छी प्रजाति है और वो विषम परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। कोसा 97 264 जो है वो भी मध्य देर से पकने वाली प्रजाति है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये जो भी मैंने अभी आपको जितनी भी प्रजातियां बताई है, इन सब की परफॉर्मेंस बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और इनकी जो उपज देने की क्षमता है वो भी लगभग 800 से लेकर 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इनमें उत्पादन क्षमता है। तो बुआई के लिए 3 आंख का टुकड़ा प्रयोग करें, कभी भी किसान भाई 4 आंख का टुकड़ा प्रयोग ना करे। तो बीज को जो बोना है उसके जो टुकड़े करते हैं तो टुकड़े को नीचे बैठकर हसिया से या बलकटी से 3-3 आंख के टुकड़े करते जाए और कभी भी खड़े होकर गन्ने के टुकड़े ना करें। तो गन्ने का लगभग जो है 60 से लेकर 70 क्विंटल बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के लिए। बुआई से पूर्व उसका बीजोपचार बहुत ज़रूरी है। तो बीजोपचार के लिए किसान भाई 100 ग्राम बेवेस्टीन दवाई जो कार्बेंडाजिम के नाम से है, उसको 100 लीटर पानी में घोल बनाते हुए उसमें उसका बीज उपचार करे। 10 मिनट तक गन्ने के पेंडों को उसमें डुबाए और फिर उसकी जो है बिजाई करें। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आपकी लाइनें ओपन कर दी है, खेतों में लाइन खोल दी है, लाइन खोलने के बाद में लाइनों की गहराई पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। गन्ने की जो गहराई होनी चाहिए, लगभग जो गन्ना आप बोते हैं तो वो 10 से 12 सेंटीमीटर गहराई पर उपयुक्त गहराई है, इतनी गहराई पर गन्ना बोया जाना चाहिए। तो उथली लाइन कभी भी ना खोले। बिजाई से पहले ज़रूरी है कि लाइनों में जो फर्टिलाइज़र है, जो उर्वरक है, उर्वरक में जो हमारे पोटाशिक फर्टिलाइज़र है और जो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है उनको गुलों में पहले डाल दे, बीज से पहले उनको डाल देना चाहिए। आज के टाइम में इस तरह के रेजर भी उपलब्ध है मार्केट में जो
पहले जो है लाइन भी खोलते हैं, उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। तो बुआई के समय जो आपको डालना है उसमें NPK जो 12-32-16 वाला जो हमारा जो फर्टिलाइज़र का मिक्सचर आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, किसान भाई उसका प्रयोग करे। और उसकी जो मात्रा रखनी है उसकी 2.5 क्विंटल लगभग 250 किलोग्राम NPK फर्टिलाइज़र प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को देना है। उसमें फिर अलग से फास्फोरस या पोटाश या अलग से यूरिया कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद गन्ने की बुआई करें। और उसमें जो दूरी होनी चाहिए लाइन से लाइन के बीच की दूरी वो 2.5 फीट होनी चाहिए। तो 2.5 फीट की दूरी पर आपको गन्ना रखना है। और इसमें किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखें, 1 मीटर दूरी में जो स्वस्थ आंखें हैं गन्ने की तो 10 से 12 आंखें होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 आंख के गन्ने के लगभग 4 टुकड़े जो है 1 मीटर दूरी में होने चाहिए। इस तरह से किसान भाई पूरे खेत में अपना देख ले कि भाई हम कितनी दूरी पर गन्ना बो रहे हैं। उसी हिसाब से वो जो पेंडा है गन्ने का जो टुकड़ा है जो बीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसे चढ़ा कर उपयोग करे या फिर उसमें कुछ दूरी बनाए। बुआई के समय एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जो दिशा हमारी पूर्व पश्चिम होनी चाहिए। और हमेशा आर पार की गुले खोलिए, जो लाइनें हैं वो आर पार की खोलिए। सामान्यतः किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि दोनों तरफ जितनी जगह ट्रैक्टर की लाइन खुलने से बच जाती है उसमें आड़ी लाइनें खींच देते हैं, 4-4, 5-5 या 6-6 लाइनें। तो ऐसा ना करे, आर पार की लाइनें खोले तो आर पार की लाइनें रहेंगी तो आगे जब उसमें कभी मिट्टी चढ़ेगी तो जल निकास का भी काम करती है, पानी देने का भी अच्छा काम करती है और हवाएं भी आर पार होती है। दूसरा जो एक नया तरीका जो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, गड्ढा विधि, जिसे हम ट्रेंच मेथड भी कहते हैं। इस ट्रेंच मेथड में हम क्या करते हैं कि 1 फुट चौड़ी और लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ खोलते हैं। इन नालियों की आपस में जो दूरी होती है, एक नाली की दूसरी नाली से जो दूरी है वो 4 फीट की दूरी रखते हैं। और इन नालियों में लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई का गन्ना, उसमें 2 आंखें भी हो सकती है, 3 आंखें भी हो सकती है, वे टुकड़े 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बुआई करते हैं। तो जब हम ये नाली खोले तो नाली के लिए ट्रेंच ओपनर आते हैं। तो ट्रेंच ओपनर के लिए भी जो ट्रैक्टर्स है उसकी जो हार्स पावर है लगभग 55 और 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर काम करता है। तो ट्रेंच ओपन करने के बाद में पहले जो ट्रेंच है नीचे से वो सख्त नहीं रहनी चाहिए, या तो उनकी आप गुड़ाई करवा दे या फिर उसमें नीचे दोबारा से मिट्टी डाले, गोबर की खाद मिलाए, इस सब चीज़ों का प्रयोग करें। नीचे सख्त सतह नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें आड़े गन्ने के टुकड़े डालने हैं हमें 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, लगभग 2 या 3 आंख के। इस तरह से हम बिजाई करते हैं। तो ये जो ट्रेंच है, जैसे जैसे इसमें गन्ना जमता जाएगा धीरे धीरे हम मिट्टी डालते जाएंगे। एक समय क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो है ट्रेंच बिल्कुल पूरा खेत आपका प्लेन हो जाता है, समतल हो जाता है और इसमें फुटाव बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेंच मेथड का प्रयोग करने का सबसे अच्छा फ़ायदा है, जो भी हम रिसोर्स यूज करते हैं, चाहे पानी है, चाहे हम जो उसमें उर्वरक डालें, उन सब का बेहतर प्रयोग होता है। बहुत उसमें उर्वरक की उपयोग क्षमता भी बढ़ती है। सामान्यतः होता क्या है कि जो हमारे फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है, यदि हम जितना डालते हैं उसका मुश्किल से जो है 25 से 30% ही प्रयोग कर पाती है हमारी फसल। तो ट्रेंच मेथड में यदि आप अप्लाई करते हैं तो ट्रेंच मेथड में इनकी प्रयोग दक्षता भी बढ़ जाती है। लगभग जो है वहाँ पर फास्फोरस की जो प्रयोग क्षमता है वो बढ़कर 35 से 40% तक देखने में आई है। और ट्रेंच मेथड का एक और फ़ायदा है इसका गड्ढा विधि का, कि इसमें लागत शुरू में थोड़ी ज़्यादा ज़रूर आती है, ज़्यादा नहीं, केवल जो है 5% ज़्यादा लागत आती है हमारी, लेकिन इसमें जो उपज है सामान्य विधि की तुलना में लगभग 25 से 30% हमें अधिक उपज मिलती है। और इसकी पेड़ी भी बहुत शानदार होती है, इसे खाई विधि भी बोलते हैं। यहाँ पर यह बात देखने वाली है, जो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में अमूनतः लगभग 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार किसान भाई ले पा रहे हैं, जो औसत उपज है। लेकिन गन्ने में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। गन्ने का पोटेंशियल जो है लगभग 1800, 2000, 2400 क्विंटल तक भी उपज गन्ने से ली जा सकती है। तो वो तभी संभव है जब मैकेनाइज्ड खेती करेंगे और जो इनपुट्स है जैसे खाद, उर्वरक, बीज है, इनका सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाइयों को निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो इन बातों का किसान भाई ध्यान रखें और गन्ने की तरक्की के साथ साथ प्रदेश और देश की तरक्की में भी सहयोग करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे।
अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। उपयोग की मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई जायद बैगन की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए बैगन की रोपाई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देना होगा, जैसे भूमि का चुनाव एवं तैयारी, उन्नत किस्मों का चयन तथा रोपाई की वैज्ञानिक विधि इत्यादि। तो किसान भाइयों, इन प्रबंधन कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। ग्रीष्मकालीन बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि के चुनाव व तैयारी की। तो इसके लिए गहरी दोमट भूमि जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई और जल निकास के उचित प्रबंधन हो, सबसे अच्छी समझी जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो पलेवा करने के बाद ही जुताई शुरू करना चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा लगावें तथा सिंचाई के लिए सुविधा अनुसार उपयुक्त क्यारियां बना लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बैगन में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा इसकी किस्म, स्थानीय जलवायु व मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छी फसल के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिला देनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 125 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम तथा पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 व फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय खेत में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम मात्रा का प्रयोग रोपाई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का प्रयोग रोपाई के 45 दिन बाद उपरवेशन के रूप में खेत में खड़े हुए खरपतवारों के नियंत्रण के बाद प्रयोग करना चाहिए। अब यदि बैगन की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो वह इस प्रकार हैं। अब आइए बात करते हैं रोपाई प्रबंधन की। ग्रीष्मकालीन बैगन की रोपाई का उपयुक्त समय फरवरी से लेकर मार्च माह तक होता है। किसान भाइयों, यदि आपने पौधशाला तैयार कर रखी है तो पौध उखाड़ने से पहले पौधशाला में हल्की सिंचाई करें। उसके बाद ही पौध उखाड़ना चाहिए, जिससे पौध की जड़ों को नुकसान नहीं होता है। पौध हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए। पौध रोग एवं कीटों से मुक्त होना चाहिए तथा पौध रोपाई से पहले कार्बनडाइजम नामक फफूंदनाशक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। जिन खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है, रेजर से मेड़ बनाकर उनके ऊपर ही रोपाई करना चाहिए, जिससे जल निकास की उचित व्यवस्था बनी रहे। बैगन के लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए।
रोपाई का उपयुक्त समय सायंकाल का रहता है। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे पौधे अच्छी तरह से खेत में अपनी जड़ें जमा लेते हैं।